मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेता दौरे पर हैं। एक तरफ जहां प्रियंका गांधी वाड्रा बुंदेलखंड के दमोह पहुंचकर सभा करती हैं और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में मध्य प्रदेश अव्वल है और यहां पर उन्होंने गारंटी का भी जिक्र किया जो तमाम सभाओं में वो करती रही हैं और वादा भी किया कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो उन गारंटियों को पूरा किया जाएगा, बेरोजगारी दूर की जाएगी, भ्रष्टाचार को रोका जाएगा। तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिन के दौरे पर हैं। अमित शाह सबसे पहले जबलपुर पहुंचे और उन्होंने यहां पर रघुनंदन शाह की मूर्ति का माल्यार्पण किया और जबलपुर संभाग की बैठक की। अमित शाह इन 3 दिन के दौरे पर अलग अलग संभागों की बैठक करेंगे। अमित शाह छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़ है, यहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे और साथ ही उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद भी यहाँ पर एक सभा को संबोधित करेंगे। चुनाव से ठीक पहले अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी बुंदेलखंड की 28 विधानसभा सीटों पर भी उनकी सभा का असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा एक बार फिर से बढ़ गया है। बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने आज पार्टी की सदस्यता ली, जिनमें 2 रिटायर्ड आईपीएस भी शामिल है। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे सकारात्मक बात यह रही कि कांग्रेस का जयपुर में चेहरा माने जाने वाली ज्योति खंडेलवाल ने भी आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। ज्योति लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है और जयपुर नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। ऐसे में जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली तो खास तौर पर उन्होंने अपनी ही पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों पर जबरदस्त तंज कसा। यह कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की पूछ ही नहीं होती और इसी कारण से उन्होंने बीजेपी का दामन थामना मुनासिब समझा। फिलहाल तो यही देखना होगा कि लगातार जिस तरह से कांग्रेस के मजबूत पिलर एक के बाद एक कमजोर होते जा रहे हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान, कांग्रेस अब इससे किस तरह से डैमेज कंट्रोल करेगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों में यूपी के नेताओं का बोलबाला। बीजेपी ने मध्य प्रदेश चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित 41 नेताओं का नाम शामिल है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के नेताओं का नाम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एमपी चुनाव में प्रचार करेंगे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, अपनी ताकत झोंकेंगे। वहीं अगर यूपी के सांसदों की बात की जाए तो उसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिसमें अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी, लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह और आगरा से एसपी बघेल भी शामिल हैं चुनाव प्रचार के स्टार प्रचारकों में। तमाम भाजपा नेताओं को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उतारा है, जिससे पार्टी के प्रति माहौल बेहतर हो सके। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी को बिहार के 4 जिलों का नाम तक पता नहीं है। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के संदर्भ में राहुल गांधी और कांग्रेस की जमीनी हकीकत की पोल खोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी को बिहार से क्या मतलब है। आप बताइए जरा कि राहुल गांधी को बिहार में पिछली बार कब देखा था? बिहार के मुद्दे पर कभी बोलते हुए सुना है क्या आपने? कांग्रेस ने तो 40 सालों तक बिहार को बर्बाद किया है। आज कांग्रेस का बिहार में कोई नाम लेने वाला नहीं है। कई बार मुझसे कहते हैं कि आप कांग्रेस की शिकायत नहीं करते हैं। कांग्रेस ने जो बिहार में गलती की उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। बिहार में कांग्रेस साल 1990 तक रूलिंग पार्टी हुआ करती थी। आज कांग्रेस का 5% वोट बिहार में नहीं है। बिहार में 1990 के बाद से जो 3 दल हैं पिछले 32 सालों से बिहार को चला रहे हैं, लालू, नीतीश और बीजेपी, तो इन तीनों पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे तो क्या शिवसेना पर सवाल खड़ा करेंगे? कैमरा पर्सन नितिन के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के 51,000 नवनियुक्तों को नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। इस दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और देश भर के 37 केंद्रों पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए 51,000 लोगों को संबोधित किया। ये वो तमाम युवा हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित भी किया और कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित रोजगार मेला हमारे युवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सबूत है। हम सरकार युवा के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड पर काम कर रही है। हम न केवल रोजगार पैदा कर रहे हैं बल्कि पूरे प्रक्रिया को पारदर्शी बना रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि दिसंबर 2023 तक जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा है उसे पूरा किया जाएगा, वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तथ्यों के आधार पर जवाब दिया है। शरद पवार ने ये आंकड़ों के आधार पर बताया है कि जब वो कृषि मंत्री थे तब उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने बताया कि जब वो कृषि मंत्री बने तब देश में राइस की कमी थी। उन्होंने राइस उत्पादन में भारत को अग्रणी देश बनाया। इसके अलावा किसान साहूकारों के चंगुल में फंसे थे तो कर्ज माफी की और किसानों का जो एमएसपी है वो हर साल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कोई गलत जानकारी दे रहा है। विदेश नीति को लेकर शरद पवार ने भारत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इससे पहले भारत सरकार कभी भी विदेश नीति को लेकर कंफ्यूज नहीं थी। दरअसल कुछ समय पहले ही जब शिरडी के दौरे पर प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने शरद पवार के कृषि मंत्री के कार्यकाल पर सवाल उठाया था। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। पश्चिम बंगाल में ईडी लगातार कार्रवाई करती जा रही है और ईडी के अधिकारी अब यहाँ पे खाद्य, जिस तरह से घोटाले हुए थे उस समय ज्योति प्रिय मल्लिक खाद्य मिनिस्टर थे और उसी के दौरान कई ऐसे अहम घोटाले हुए हैं जिसको जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी ने ज्योति प्रिय मल्लिक को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया। और कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने जब उन्हें ले जा रही थी तभी ज्योति प्रिय मल्लिक की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। भर्ती के दौरान वहां पे कह सकते हैं कि ईडी के अधिकारी और पूरे हॉस्पिटल में सीआरपीएफ बलों की तैनातगी की गई है और लगातार एक मेहरून डायरी से ईडी के हाथ लगी है और उस मेहरून डायरी के द्वारा ईडी कई तथ्यों को जुटाने में जुट चुकी है। और वहीं पे ईडी के अधिकारी ज्योति प्रिय मल्लिक और उनकी पत्नी बेटी के सभी अकाउंटों को फ्रीज कर दिया है और आने वाले समय में ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उनकी ज्यादा जो संपत्ति है उसको भी कुर्क किया जा सकता है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। वैसे तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई अलग अलग तरह के मुद्दे हैं, लेकिन 3 दशक से चला आ रहा राम मंदिर के मुद्दे की अब मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है। भोपाल के अलग अलग चौराहे पर इस तरह के बीजेपी ने होर्डिंग्स लगा दिए हैं, देखिए, जिन पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है और भव्य राम मंदिर बनकर हो रहा तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार, ये लिखा है। तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के, उनकी भी तस्वीरें लगाई गई हैं इसमें। शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा से लेकर नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और ये वो चेहरे दिख रहे हैं इस होर्डिंग्स में जो जन आशीर्वाद यात्रा जब निकाली गई थी मध्य प्रदेश में, उनमें इन्हीं चेहरे को रखा गया था और यही चेहरे हैं जिन पर बीजेपी इस बार दांव खेल रही है। राम मंदिर से जुड़ा हुआ जो होर्डिंग है लगने के बाद विवाद छिड़ चुका है। यहाँ पर आपत्ति यही जताई जा रही है, कांग्रेस आपत्ति जता रही है कि इस तरह के होर्डिंग बताने की आखिरकार लगाने की जरूरत क्या है। भोपाल के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स राम मंदिर वाले लगाकर यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण के बीच में चुनावी गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियों ने राजस्थान के सभी 200 विधानसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तीसरे मोर्चे के गठन की भी इन लोगों द्वारा बात की गई है। इसी कड़ी में आरएलपी और आजाद समाज पार्टी की ओर से जयपुर में रविवार को एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें दोनों ही पार्टी के बड़े नेता मौजूद होंगे और इस साल के चुनावी रणनीति को लेकर वे कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। दरअसल हनुमान बेनीवाल इस वक्त नागौर से लोकसभा के सांसद है, लेकिन उन्होंने आज सुबह अपने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, जिसमें वे खुद भी खीवसर से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है आरएलपी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी के बीच में तालमेल ने बीजेपी और कांग्रेस के चुनावी समीकरण को गड़बड़ाकर भी रख दिया है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ रहा है, वहीं प्रदूषण को लेकर सियासत भी लगातार गर्म होती नजर आ रही है। अब हरियाणा और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ठनी हुई नजर आ रही है। दोनों ही राज्य आमने सामने नजर आ रहे हैं। हरियाणा ने नासा की तस्वीरें जारी कर दावा किया है कि राज्य की तुलना में पंजाब में पराली जलाने की अधिक घटनाएं हुई हैं। वहीं इसी पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने भी नासा की तस्वीर पर आप पर हमला बोल दिया है। पंजाब के वहीं मंत्री ब्रह्म शंकर शर्मा ने कहा है कि इस साल पराली जलाने के मामलों में 50% तक की कमी आई है। यानी राजनीति चरम पर है, लेकिन इस राजनीति को रोककर प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे पाया जाए, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए राजनीतिक दल अभी कोई कदम नहीं उठा पा रहे। कैमरामैन अनंग पाल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।
अग्निवीर भर्ती योजना में एक बड़े बदलाव की तैयारी रक्षा मंत्रालय कर रहा है। जी हां, 25% से बढ़ाकर 50% को अस्थायी परमानेंट करने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि अगर अग्निवीर भर्ती योजना में नियमों का बदलाव होता है तो उम्मीदवारों के लिए बेहद राहत की खबर होगी। बता दें कि पहले अग्निवीर भर्ती के तहत होने वाली नियुक्ति से केवल 25% को ही परमानेंट किया जाता था। इस मसले को रक्षा मंत्रालय गंभीरता से विचार कर रहा है। सीनियर अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले साल यानी साल 2022 में लागू अग्निवीर योजना में जवानों को 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन बाद में 75% को तय राशि के साथ 4 साल बाद सेवा से अलग किया जाएगा। ये प्रक्रिया तीनों सेनाओं की भर्ती के लिए लागू की गई थी। हालांकि इसमें बदलाव होने की संभावना बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक योजना में सुधार को लेकर कई सुझाव सेना को मिले हैं। खासकर वायुसेना में 4 साल के बाद सेवा से अलग करने में उनका ही नुकसान है, क्योंकि वह 75% को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी होगी। वे पूरी तरह से ट्रेंड होंगे, उसके बाद उन्हें सेवा से अलग करने में उनका ही नुकसान होगा। अगर ये बदलाव किया जाएगा तो यह कयास लगाया जा रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया जो अब शुरू होने वाली है उसमें ज्यादा से ज्यादा युवा जो है उसमें भाग लेंगे। कैमरा पर्सन राणा विनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और विदेश से काफ़ी संख्या में तोहफे मिलते हैं और समय समय पर इन तोहफों की नीलामी की जाती है और अब भी इन तोहफों की नीलामी की जानी है। लेकिन इस बार नीलामी में नया देखने को मिल रहा है, जिसमें श्री हरिमंदिर साहिब का जो मॉडल है उसको भी नीलाम किया जाना है, जिस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। और यही कारण है कि एसजीपीसी ने इस बात को लेके साफ और स्पष्ट कर दिया है कि ये सिखों के लिए सम्मान और श्रद्धा का प्रतीक है। इसकी किसी भी तरह से जो नीलामी होनी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी चाहिए कि ये श्रद्धा और सम्मान के प्रतीक श्री हरमंदिर साहब के मॉडल को इस नीलामी से बाहर कर दिया जाए। वहीं पर पंजाब की राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर श्रोमणी अकाली दल ने भी निंदा की है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को चाहिए कि इस जो मॉडल को इस नीलामी से बाहर किया जाए। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। यूपीएससी ने बिहार में शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लिए भी नियुक्ति की प्रक्रिया की अधिसूचना जारी कर दी गई है। करीब 1,10,000 पदों के लिए 3 नवंबर से 7 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और जबकि इसके 1 महीने के बाद 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें जो पहली बेस्ट वैकेंसी निकली थी करीब 1,70,000, उसमें बचे 40,413 पदों को भी समायोजित किया गया है और इन सभी पदों के लिए नई रिक्तियों की घोषणा कर दी गई है। और आपको बता दें कि इससे पहले जुलाई महीने में बीपीएससी ने करीब 1,70,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी और जिसके रिजल्ट अक्टूबर में जारी किए गए थे। लेकिन इस रिजल्ट में करीब 1,25,000 ही पदों को भरा गया था और बाकी के पद खाली रह गए थे। और जो नई नियुक्तियाँ निकली हैं उसमें इन पदों को भी शामिल किया गया है, जिसके बाद इसकी संख्या बढ़कर 1,10,000 हो जाती है और जिन पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। गुजरात में हुई फर्जीवाड़े की हद। फर्जी सरकारी कचहरी के फर्जी सरकारी अधिकारी ने सरकार ने वसूल ली करोड़ों रुपए की ग्रांट और सरकार को पता तक नहीं चला। गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के बोडेली में खुद को सरकारी कार्यकारी अभियंता बताने वाले संदीप राजपूत ने अपने फर्जीवाड़े के लिए बोडेली बस स्टैंड के पीछे कार्यकारी अभियंता सिंचाई परियोजना प्रभाग बोडेली नाम से सरकारी कचहरी भी खोल रखी थी और इसी कचहरी के पते पर 93 अलग अलग कामों के लिए संदीप ने फर्जी हस्ताक्षर और जाली कागजात के जरिए सरकार से जुलाई 2021 से 25 अक्टूबर 2023 तक 4,15,54,915 रुपए की सरकारी धनराशि हड़प भी ली और सरकार को पता तक नहीं चला। इस फर्जीवाड़े ने सरकारी कामकाज करने के तरीके पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार कैसे असली सरकारी विभाग और सरकारी अधिकारी फर्जी सरकारी कचहरी और सरकारी अधिकारी को इस तरह से फर्जीवाड़े पर सरकारी ग्रांट रिलीज करते रहे। कैमरामैन प्रभात के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। अगर आप बिहार में रहते हैं और पटाखों का शौक रखते हैं तो इस बार दिवाली और छठ में आपको मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि बिहार सरकार ने दिवाली और छठ पर पटाखे फोड़ने पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश का पालन करते हुए बिहार के 4 जिले जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया शामिल है,
वहां पर पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। एनजीटी के उन सभी शहरों और कस्बों में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं जहां की वायु गुणवत्ता की स्थिति नवंबर महीने में खराब से बदतर स्थिति हो जाती है। पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के इस आदेश के बाद कुछ लोगों को जरूर परेशानी होगी, लेकिन वायु प्रदूषण के लिहाज से अगर देखा जाए तो बिहार सरकार का यह एक सराहनीय कदम है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का जो अनशन जारी है, आज उसका चौथा दिन है। आज सुबह यहाँ पर धनगर समाज के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल का समर्थन किया और कहा कि धनगर समाज को भी एसटी में आरक्षण चाहिए और दोनों समाज अब एक साथ सड़क पर उतरेंगे। सरकार की तरफ से आरक्षण को लेकर कोई कदम न उठाने से मनोज जरांगे पाटिल ने आज फैसला किया है कि कल से महाराष्ट्र के सभी गांव में मराठा समाज यहां पर आमरण अनशन पर उतरेगा। अगर कोई गड़बड़ हुई, किसी का स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसके लिए महाराष्ट्र की सरकार वहां पर जिम्मेदार होगी। मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र सरकार से कल 11 सवाल पूछे थे, लेकिन अब तक इन 11 सवालों का कोई भी जवाब यहां पर नहीं आया है। अनशन जारी है और लोगों का समर्थन धीरे धीरे यहां पर बढ़ रहा है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, जालना, अंतरवाली सराठी। लोकसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को सहेजने में जुट गई है। अब प्रदेश मुख्यालय पर रोज बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी नया प्रयोग करने जा रही है। अब पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई का निर्णय लिया गया है। पार्टी के रणनीतिकारों को लगातार ये फीडबैक मिला कि सुनवाई न होने से उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में तय किया गया है कि अब प्रदेश मुख्यालय पर प्रतिदिन एक प्रदेश उपाध्यक्ष या प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री जनता के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की सुनवाई भी करेगा और निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। दरअसल पार्टी के रणनीतिकारों का ये मानना है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई से न सिर्फ उनकी नाराजगी दूर होगी, बल्कि पार्टी के पक्ष में बेहतर माहौल भी बन पाएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। जहां एक तरफ पाकिस्तान में मौजूद मिलिटेंटों के टॉप कमांडर आईएसआई के इशारे पर कश्मीर घाटी के अंदर मिलिटेंटों की हर संभव घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें फोर्सेस द्वारा लगातार नाकाम भी किया जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान आईएसआई के इशारे पर कई सारे टॉप मिलिटेंट कमांडर्स और दूसरे सेपरेटिस्ट लीडर्स घाटी के अंदर हालात को बिगाड़ने की भरपूर कोशिश कर रही है। खुफिया एजेंसीज ने खुलासा किया है कि उन्होंने इस तरह के कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रेस कर लिया है, जिनके जरिए घाटी के अंदर युवाओं को उकसाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन खुफिया एजेंसीज की नज़र पूरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर है और इस तरह के अकाउंट्स को न केवल अब यहाँ पर बैन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, बल्कि जो इस तरह की गतिविधियों में घाटी के अंदर या जम्मू के अंदर शामिल है, उन्हें भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। बिहार के सरकारी स्कूलों में क्लास नहीं करने वाले स्टूडेंट्स के बाद अब क्लास नहीं लेने वाले मास्टर साहब के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव के पाठक की हनक के बाद अब शिक्षा विभाग में कार्रवाइयों का दौर शुरू हो चुका है। पहले स्टूडेंट्स के नाम काटे गए, वहीं अब शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में सरकारी स्कूलों के 2000 मास्टर साहब के वेतन काट दिए गए हैं। इसके अलावा 22 शिक्षक ऐसे हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है, जबकि 17 टीचर ऐसे हैं जिनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दरअसल ये वैसे टीचर हैं जो लगातार अपने स्कूलों में अनुपस्थित पाए जा रहे थे और बार बार नोटिस देने के बावजूद वो स्कूल नहीं आ रहे थे। शिक्षा विभाग की माने तो लगातार ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके लिए मुख्यालय में शिक्षा विभाग में एक अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया है जो मॉनिटरिंग करता है। कैमरामैन सिन्हा के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। इजराइल हमास में सीज फायर का प्रस्ताव यूएन में पास हुआ। भारत ने वोटिंग से दूरी बना ली है। आपको बता दें कि यूएन की गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम की अपील की गई है।
भारत ने वोटिंग से परहेज किया, संकट पर चिंता भी जाहिर कर दी है। इजराइल फिलिस्तीन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया गया था। इसी सत्र में सीज फायर के लिए जॉर्डन की ओर से प्रस्ताव पेश किया गया था। इस प्रस्ताव में तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया गया था। हालांकि प्रस्ताव में 7 अक्टूबर को हमास की ओर से किए गए हमलों का जिक्र नहीं था। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच गाजा में मानवीय संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया गया। 22 अरब देशों के नाम पर जॉर्डन के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव में शत्रुता को खत्म करने के लिए तत्काल और टिकाऊ निरंतर मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया गया है। कैमरामैन सुनील के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुश्मन का काल। ये काल इसलिए दुश्मन का है क्योंकि ये लेटेस्ट बख्तरबंद गाड़ी है, जिसकी खासियत ये है कि अगर दुश्मन की ओर से इस गाड़ी के अंदर जो हमारे जवान बैठे हैं, किसी ऑपरेशन में जा रहे हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जाती है तो जवानों का बाल तक बाका नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। ये गाड़ी ग्रेनेड को झेल सकती है, अगर गाड़ी के नीचे आईडी लगाया जाता है उसको झेल सकती है, और इसके जो टायर हैं, बुलेट इस टायर को हिट करेंगे, इसको कुछ नहीं होगा। 10 जवान इस गाड़ी में आसानी से बैठ सकते हैं। इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। फुली एसी गाड़ी है ये। और आप देखिए कि ये गन जो जवान हमारे होंगे, ऊपर भी गन जो है वो रख सकते हैं ताकि दुश्मन को ऊपर से भी फायरिंग की जा सके। और हर तरफ जो 10 जवान बैठे होंगे, ये देखिए इन खिड़कियों से जरिए भी जवान जो हैं वो दुश्मन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा सकते हैं। और पूरी तरह से जवानों की सेफ्टी को ध्यान में रखा गया है। बेहद खास गाड़ी है। नीचे से इसका अगर आप देखें तो इसे जो बनाया गया है एक वी शेप दी गई है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। पाकिस्तान की ओर से बीती रात बेहद ज्यादा फायरिंग की जाती है। ये आप देखिए कि लोगों के घरों में पाकिस्तान की ओर से मोटार दागे जाते हैं, खेतों में भी बेहद ज्यादा तादाद में मोटार दागे जाते हैं। ये 120 mm का मोटार है और आप अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा घातक ये मोटार है। कई मीटर जो गहरा है ये गड्ढा हो चुका है। आसपास की आप भूमि देखिए, पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, बंजर हो चुकी है। आप अंदाजा लगाइए कि यही मोटार अगर किसी रिहायशी इलाके में पड़ता तो कितना ज्यादा जानी नुकसान होना था। आपको बता दें कि लोगों का माली नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये आप देखिए मोटार आपको यहाँ पर दिखेगा। किसान अपने खेतों में पहुंचे हैं। ये सामने आप तस्वीरों में देखिए, सामने किसान है जो यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने खेतों में देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कितने ज्यादा जो मोटार है वो दागे हैं। और फायरिंग भी इतनी ज्यादा कि किसानों की जो है वो जमीन जो है वो बंजर हो चुकी है। ये आप देखिए, ये वो मोटार है जो पाकिस्तान की ओर से दागा जाता है। ये आप देखिए, ये 120 mm का मोटार है, 82 mm का मोटार पाकिस्तान दागता है। और ये आप देखिए, ये ऐसे मोटार जो है बेहद ज्यादा संख्या में आसपास के जितने भी खेत हैं वहां पर पड़े हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान जो है बेहद ज्यादा शेलिंग करता है रिहायशी इलाकों में। आपको बता दें कि हमारे BSF के बहादुर जो जवान हैं वो पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब देते हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अरनिया सेक्टर।